नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंद्र सैनी। दोस्तों, सभी को इंतजार था कि जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, आखिरकार इस बार इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा, क्योंकि इस चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ पहली बार कांग्रेस पार्टी भी सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। अगर इससे पहले के चुनाव पर बात करें तो लगातार आरोप लगते रहे थे कि ईवीएम की मेहरबानी से चुनाव जीते गए हैं, लेकिन 10 नगर निगम में चुनाव था जिसमें से 9 पर बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की, जबकि 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। रोहतक की गढ़ की बात करें तो वहां पर भी केवल 2 पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीत पाए हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आज आपको बधाई देना चाहूँगा कि जो आज झज्जर के अंदर सोशल मीडिया महासंघ के नाम से जिस संगठन का गठन हुआ है उसके आप अध्यक्ष चुने गए हैं सर्वसम्मति से, तो सर्वप्रथम तो आपको और आपकी टीम को मेरी तरफ से बधाई। रही बात जो नगर निगम के चुनाव की, अभी बात आपने की कि 10 नगर परिषद या निगम के जो नगर निगम के जो चुनाव थे उनमें से 9 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है और 1 पर मानेसर की शायद सीट है जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं भाजपा का हाथ उसके अंदर है, क्योंकि राव इंद्रजीत जी के नाम पर उन्होंने अपना पूरी कैंपेन चुनाव की चलाई। राठी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय 5-5 पे बराबर थी, मुकाबला टाई हो गया था। जब विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस पार्टी को हार मिली तो कहा यह गया कि सब ये ईवीएम की मेहरबानी है, तो क्या अब भी यही कहा जाएगा कि ईवीएम की मेहरबानी से बीजेपी चुनाव जीत रही है? अब ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि कोई मनियार गांव के अंदर चूड़ियां बेचने के लिए गया था साइकिल पे और पीछे उसने वो बांध रखी थी अपनी चूड़ियां और किसी ने उसका लठ मार के ये पूछ लिया, भाई के ले रहा है? और दूसरा बोला भाई एक और मार दे, कुछ भी खोना। तो कांग्रेस के लिए हो रही है यह हालत कि लोकसभा चुनाव में जो संजीवनी मिली थी, जो जीवन दान कांग्रेस को मिला था 5-5 का, उसको ये बरकरार नहीं रख पाए और कॉन्फिडेंस हुए। उसके ऊपर कई बार हम भी चर्चा कर चुके हैं, पूरे हरियाणा की सोशल मीडिया और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस हो चुकी है। और विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से 37 सीटों ने कांग्रेस ने जीत पाई, 48 पे भाजपा आई, 3 इंडिपेंडेंट आए, तो इनल लेकर के गया और फिर उनको ये भ्रम था कि अब की बार हम निशान पे चुनाव लड़ेंगे। संगठन 5-6 महीने का समय हो गया, बात होती रही कि संगठन बढ़ाओ, वो बढ़ नहीं पा रहा है और ये छोटी छोटी बातें चुनाव में चलती हैं। अभी विधानसभा सत्र से पहले 4 पर्यवेक्षक दिल्ली से आए कांग्रेस के, चारों पर्यवेक्षकों के सामने 37 के 37 एमएलए ने ये कहा कि जी विधानसभा सत्र से पहले हमारा विपक्ष का नेता चुन दो, वो ही नहीं चुना। तो ये चीजें चुनाव में काउंट होती हैं। और आज जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। और कांग्रेस को तो मनियार वाली स्थिति कांग्रेस के साथ है कि जो अब निकट समय में छोटे चुनाव आएंगे या बड़े चुनाव आएंगे, दिल्ली का आपने देखा, हरियाणा के बाद दिल्ली का चुनाव हुआ, तीसरी बार 0 पे कांग्रेस रही और जो बड़े नेता कांग्रेस के हरियाणा के रहे उनके बयान आज डपटे सुनो कि मैं तो छोटे चुनाव में भाग नहीं लेता। भाई तेरा लड़का, तेरा युवराज तो खूब भाग ले रहा था, प्रचार किया, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तने प्रचार नहीं किया, भाग नहीं लिया, तो निशान पर क्यों लड़ाओ थे? या बिना निशान पर लड़ाई भी अब जनसभाएं करते हैं सांसद महोदय, तो एमपी साहब तो, या फिर उनको भी रोको, मतलब जीत जाए। वो कहते ना कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो हार का श्रेय आज तक विधानसभा का किसी ने नहीं लिया कि हमारे कारण हम विधानसभा में हारे, वही स्थिति ये है। अब भी ये हार भी स्वीकार नहीं कर रहे और कहते हैं कि मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो भागने क्यों नहीं लेता। और भाग नहीं लेता तो फिर पार्टी ने एक्शन लेना चाहिए कि जो अब पार्टी फोरम के ऊपर जो नेता काम नहीं कर रहा है, अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं कर रहा है, फिर उसको पद चाहिए कांग्रेस के सारे। सत्ता आ जाए तो मुख्यमंत्री का भी चाहिए, सत्ता ना आए तो विपक्ष का नेता का भी चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष भी अपना होना चाहिए, चीज सारी चाहिए। लेकिन पार्टी के लिए काम नहीं करना तो पार्टी कब तक ढोएगी भाई? एक राठी साहब, जिस तरीके से चुनाव में ये बात तो साफ हो गई कि ईवीएम का जादू नहीं है, ये जनता का जादू है। निश्चित रूप से आज का परिणाम आप फरीदाबाद का देखो, एक भारत के अंदर रिकॉर्ड कायम हो गया है। 3,14,000 समथिंग 3,14,800 समथिंग वोट हैं
इतने वोटों से मेयर का चुनाव जीतना भारत में तो एक नया कीर्तिमान बना है। रोहतक का मार्जिन आप देखिए कितने हजार है, 45,000 से ज्यादा वोट है। सोनीपत का मार्जिन देखिए आप, शायद 38,000 पार है, वो भी 44,000 या 38,000 पार है। कहीं का भी आप चुनाव ले लीजिएगा, हर चुनाव में जो मेयर जीत करके आए हैं वहां कांटे का मुकाबला कहां दिखाई दिया है। एक तरफा बीजेपी, जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार चल रहा था कि बीजेपी आ रही है छोटे निगम के चुनाव के अंदर, वो बात सही साबित हुई है सोशल मीडिया। डॉक्टर साहब, एक अगर हम रोहतक की बात करते हैं खासकर, तो कहा यह जाता था कि रोहतक जो पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। कांग्रेस ने पहली बार सिंपल पर चुनाव लड़ा। मेयर की बात करें तो 45,000 वोटों से अधिक वोटों से बीजेपी चुनाव जीता। और अगर हम बात करें पार्षदों की तो केवल 2 पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीत पाए। तो क्या अब ये गढ़ खत्म हो चुका है, कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं रहा? खात्मे की तरफ है। भूपेंद्र हुड्डा को एक चीज को समझना चाहिए कि गढ़ बड़े बड़ों के ढहे। चौधरी बंसीलाल एक समय ऐसा था, भिवानी जिले के एक छत्र नेता थे, स्वयं भी चुनाव हार गए थे 1987 के अंदर। बाद में उनके बेटे 2000 के अंदर तोसाम से विधानसभा का चुनाव हारे, पार्लियामेंट का चुनाव भिवानी से हारे। चौधरी बंसीलाल को तोसाम छोड़ करके भिवानी शहर में भागना पड़ा था। दूसरी तरफ आप भजन लाल जी को देख लीजिएगा, भजन लाल जी का पोता खुद आदमपुर से चुनाव हार गया, जो उनकी 53-54 साल से गढ़ की सीट कहा जाता था। चौधरी देवीलाल के परिवार का असर देख लीजिए कि छठे नंबर पर आज उनके पोते जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थे, जो वहां से आए हैं उचाना से। एलनाबाद से अभय सिंह जी खुद चुनाव हार गए। 2 सीटें उनके परिवार की आई बहुत कम मार्जिन से, कोई 700 वोटों से है तो कोई करीब 4,000 वोटों के आसपास से अभय सिंह का बेटा सीट निकाल पाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे पिछला चुनाव खुद रोहतक से हारे। सोनीपत से स्वयं भूपेंद्र हुड्डा जी लोकसभा का चुनाव हारे। और जब वहां से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा रोहतक और सोनीपत का चुनाव हारे तो कहीं न कहीं आंख खुल जानी चाहिए थी कि अब आपका गढ़ जो है वो खिसकता जा रहा है। उसके एवज में सोनीपत की सीट बाल सतपाल ब्रह्मचारी जी निकाल पाए बहुत ही कम 19,000 वोटों के मार्जिन से। भादरगढ़ हारे। रोहतक की 1200 वोटों की हार थी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के अंदर। 1200 वोटों का मतलब आप 600 वोट मान करके चलिए, तो मुकाबला तो सीधा सा बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कांग्रेस समय रहते नहीं जागी और आज 44,000 वोटों से जाकर के 45,000 वोटों से कमर टिकी है आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की। तो सीधी यार रोहतक की सीट की यार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार मान करके चलता हूँ और दीपेंद्र हुड्डा की हार मान करके चलता हूँ। कांग्रेस की हार कम है, स्वयं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की हार ज्यादा है। डॉक्टर साहब, जब हम विधानसभा चुनाव को देखते हैं उसके बाद किसी कांग्रेस पार्टी नेता ने ये नहीं कहा कि हार की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ और इस्तीफा देता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहेगा कि हम इस वजह से आ रहे हैं, मैं हार की जिम्मेवारी लेता हूँ? दिल होगा तो दिखाएंगे ना। कांग्रेस पार्टी में इनके अपना शीत युद्ध शुरू हो जाएगा, आज से ही हो जाएगा। 2-3 धड़े जो छोटे मोटे बने हुए हैं, ये माना कि सशक्त धड़ा आज भी कांग्रेस के अंदर, हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। ज्यादातर समर्थक विधायक उनके हैं, पकड़ प्रदेश के अंदर उनकी है। लेकिन जब बार पार्टी हारी उसकी जिम्मेवारी भी तो लो। हम बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा वाली बात है कि ताली भी कप्तान तो गाली भी कप्तान को। हार का श्रेय भी लेना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए ताकि आगे जीत हो। ये जीत जाते हैं तो बूम अपने नाम से, श्रेय अपने नाम। हार जाते हैं, मैं छोटे चुनाव में भाग नहीं लेता, ये भाईचारे का चुनाव है भाई है तो फिर क्यों भाग लेते हो? कौन सा क्षेत्र आपने ऐसा छोड़ा है कि जहां आपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए? हर क्षेत्र में, हर इलाके के अंदर प्रत्याशी उठाते हैं, निशान पे चुनाव लड़ाया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी भागे फिर रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं कि मैं छोटे चुनाव में भाग नहीं लेता। तो अपने घर को ही सुधार लो भाई, या राजनीति छोड़ देना तो पार्टी हाईकमान कोई न कोई कठोर निर्णय लेकर के घर बैठाने का काम करेगी। क्या जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, तेज गति से विकास कराएंगे, तो क्या अभी इन चुनाव के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और वो लगातार लोकसभा चुनाव में जो उन्हें बूम मिला था लगातार वो पीछे खिसक रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा ने अब कुछ नहीं सोचने की आवश्यकता। अब वो सोचेंगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, सीधी सी बात है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचना है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और आज इस प्रकार से जो छोटे चुनाव के अंदर एक बम्पर जीत नगर निगम चुनाव के अंदर जो मिली है वो भाजपा की को जीत मिली है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर हो ही गई। विकास करना है भाजपा ने। अब छोड़ जाइए, भूल जाइए क्या भूपेंद्र हुड्डा जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक तरह से राजनीतिक अध्याय समाप्ति की ओर उनका बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, समाप्ति की ओर, उत्थान की तरफ नहीं जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है।
तो उनसे ज्यादातर प्रदेश की जनता भी अब ये पहचान चुकी है कि भूपेंद्र हुड्डा के अंदर कितना दम आज बचा है, कितना नहीं बचा है। बहुत बड़ी उम्मीदें प्रदेश की जनता को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन उम्मीदों पर जब ये खरा नहीं उतर पा रहे हैं तो प्रोपर रोहतक शहर की जनता ने भी आज दिखाया, पहले सोनीपत ने दिखाया, आज रोहतक शहर ने दिखा दिया कि जिस प्रकार से इनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है, तो भविष्य के अंदर कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे नेता को विकल्प के रूप में तलाशेगी। और जैसा मैंने कहा था, अगर इस गढ़ को बचाना है तो आनंद सिंह दांगी जैसे निष्ठावान जो कांग्रेस के प्रति समर्पित नेता और ईमानदार नेता हैं कि उनके हाथ में कांग्रेस की बागडोर दे देनी चाहिए, ताकि इस इलाके के अंदर ही नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पुनर्जीवित हो सके। डॉक्टर साहब, एक बयान लगातार चल रहा है कि जब दादा गौतम से सवाल पूछा गया कांग्रेस को लेकर, आपने भी सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस है। दादा गौतम ने बाहर निकल करके जब पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े थे, तो उन्होंने कहा ये कांग्रेस खड़ी है भाई, यही कांग्रेस है, कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा के अंदर। एक तरह से वही तंज की कसा था जो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर नारा था कि अब की बार कांग्रेस सरकार, कहीं किसी पोस्टर के ऊपर नहीं लिखा हुआ था, केवल एक ही स्लोगन लिखा था कि अब की बार हुड्डा सरकार। तो वही इशारा कहीं न कहीं दादा गौतम ने भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ किया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब यहाँ पर मंथन करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरीके से जेजेपी पार्टी खत्म हो चुकी है, नेहरू पार्टी खत्म हो चुकी है, वही असर कांग्रेस पार्टी। आत्मचिंतन के लिए मैं उनको एक ही लाइन बताता हूँ, ना तो कांग्रेस पार्टी ने कोई हार के कारणों का पता लगाने के लिए किसी कमेटी की गठन की जरूरत। क्यों कमेटी गठित करेंगे? वो 10 मीटिंग लेगी, जिले वाइज मीटिंग लेगी, 10 नगर निगमों में जाएगी कि क्या कमियां रही, क्या कमियां नहीं रही, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर आरोप प्रत्यारोप होंगे कि इस कमेटी के अंदर हुड्डा गुट के ज्यादा मेंबर थे, कोई कहेगा शैलजा गुट के ज्यादा मेंबर थे, एक दूसरे के विरोध में अगर रिपोर्ट आ गई तो सीधा सा एक ही बात है कि कांग्रेस पार्टी हारी क्यों? जनता ने वोट नहीं दिया। जनता वोट देगी तो ये जीतेंगे। जनता के जो डिमांड है उनके ऊपर लड़ाई कांग्रेस पार्टी को सड़क पर आकर के लड़नी पड़ेगी, और उनके जो अधिकारों की मांग जनता की कांग्रेस ने उठानी पड़ेगी। अगर ये सेटिंगबाजी का फार्मूला कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से पिछले 2-3 चुनाव के अंदर हम देख रहे हैं करती रही बीजेपी, तो जनता समझ चुकी है जब तक जनता के अधिकार की आवाज नहीं उठाएंगे तो जनता कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेगी, और कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी भी नहीं। इसी प्रकार से चलती रही तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर साफ है कि नायब सिंह सैनी का जादू जो है वो चल गया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जादू नहीं चल पाया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। 10 नगर निगम की सीट थी, 9 पर बीजेपी, जबकि 1 पर निर्दलीय है। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन जरूर करना पड़ेगा। जिस तरीके से रक्षा ने बताया, कांग्रेस पार्टी को सोचना जरूर पड़ेगा। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए रक्षा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।